Good morning to all. Today we will study about development of resources. That is the second topic of chapter first, resources and development. That is the second part of this chapter, development of resources. Resources are vital for human survival as well as the maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings used them indiscriminately and this has led to some type of problems. रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स ने नेचर की गॉड गिफ्ट माना है और इसी वजह से उसने उसको इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से उसका यूज़ करना शुरू कर दिया है और वो अपने जीवन यापन के लिए लगातार उसका मिसयूज़ करता रहा है। इसी के चलते हमारे सामने कई तरीके की प्रॉब्लम सामने आई है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो तीन प्रॉब्लम्स हैं। जो तीन प्रॉब्लम है वो यहाँ है। फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। इट मीन्स डिप्लीशन मीन्स कमी, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज की कमी हो गई है क्योंकि कुछ लोगों के लालच की वजह से उसको बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से उसका यूज़ किया गया है। सेकेंड प्रॉब्लम है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, that is rich and poor. It means accumulation means collection of resources in few hands. रिसोर्सेज का सारा कलेक्शन कुछ लोगों के हाथ में आ गया है और कुछ लोगों के हाथ में आने की वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो टू सेगमेंट में डिवाइड हो गई है। टू सेगमेंट मीन्स रिच एंड पुअर। जो रिच लोग हैं उनके पास सारा रिसोर्सेज आ गया है और जो पुअर हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई है। तो सोसाइटी टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है। थर्ड, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन मीन्स रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ करने की वजह से रिसोर्सेज की ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सामने आया है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मीन्स संकट सामने आया है और इस संकट में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो ये हैं। फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हीट, अर्थ पर हीट ज़्यादा हो गई है, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। सन से जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेड रेज और इंफ्रारेड रेज आ रही हैं उनके आने की वजह से हमारे अर्थ का सरफेस जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन मीन्स एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की लेयर है उसकी थिकनेस कम हो गई है और उसमें कमी आ गई है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में जैसे लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इन सब में इंक्रीजमेंट हुआ है रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ करने की वजह से। एंड लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड इरोजन, सॉइल इरोजन। इसमें लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, सॉइल इरोजन हुआ है। ये सारी तीन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में प्रॉब्लम सामने आई है। तीन प्रॉब्लम्स के बाद में इस टॉपिक के बाद में हम नेक्स्ट लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एन इक्विटेबल distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. In the present trend of resources, depletion of a few individuals and countries continues. The future of our planet is in danger. अगर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हमने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो आने वाले समय में हमारी अर्थ पूरी जो है रिसोर्सेज के लिए डेंजर में आ जाएगी, खतरनाक स्थिति में आ जाएगी। इसलिए इन रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए एक तरीका है कैसे यूज़ किया जाए, सस्टेनेबल तरीके से उसको यूज़ किया जाए। ऐसा डेवलपमेंट किया जाए रिसोर्सेज का जो सस्टेनेबल तरीके से हो।
Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all form of life, sustainable existence in the component of sustainable development. इसलिए सभी के लिए रिसोर्स की प्लानिंग ऐसी हो, ऐसे रिसोर्सेज प्लानिंग की ज़रूरत है कि सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को बचाया जा सके और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी किया जा सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम डेफिनेशन देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, Sustainable development means development should take place without damaging the environment. पहली बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है, ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें किसी भी तरह का डैमेजिंग एनवायरनमेंट को नहीं होना चाहिए। डैमेज एनवायरनमेंट को नहीं होना चाहिए, इस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए और इस तरह से डेवलपमेंट किया जाए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, अभी के समय में इस तरह का डेवलपमेंट हो, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट टाइम में हम रिसोर्सेज को इस तरह से डेवलप करें, इस तरह से उनका यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन है वो उनके आवश्यकता के लिए इन रिसोर्सेज के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। मीन्स आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें इन रिसोर्सेज को बचा के रखना है ताकि वो भी इसका यूज़ करके अपना डेवलपमेंट कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कई इंटरनेशनल समिट हुए हैं। कई इंटरनेशनल समिट में पहला एक समिट है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। नेक्स्ट टॉपिक है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए एक समिट किया गया। ये पहला इंटरनेशनल समिट था जो रियो ब्राज़ील में हुआ 1992 में। इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, देखिए। फर्स्ट, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। इसका फर्स्ट पॉइंट है जून 1992 में 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स के 100 हेड्स मिले रियो शहर में जो ब्राज़ील में। सेकेंड, the summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development at the global level. सेकेंड जो पॉइंट था इसका वो ये था कि समिट में इस चीज़ का पता लगाया गया कि अर्जेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पर जरूरी हैं, उन बातों को देखा गया। थर्ड है रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। समिट जो इंटरनेशनल समिट हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में एक और बात पे ध्यान दिया गया कि रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल के तहत एक प्रोग्राम एजेंडा 21 प्रोग्राम को एडॉप्ट किया गया। किसके लिए किया गया? अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अचीविंग मतलब प्राप्त करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए 21st सेंचुरी में एजेंडा 21 नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। अर्थ समिट जो हुआ था रियो में, उसमें 3 पॉइंट सामने निकल के आए हैं। पहला 100 हेड्स जो हैं स्टेट्स के शामिल हुए। दूसरा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स पर, अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो थी, जो उन पर ध्यान दिया गया जो सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी थी ग्लोबल लेवल पर। और थर्ड था कि एजेंडा 21 नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका उद्देश्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना 21st सेंचुरी में। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, वो रहेगा एजेंडा 21। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के तहत रियो डी जेनेरियो समिट जो हुआ था 1992 में, उसमें एक प्रोग्राम चलाया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 की जो मुख्य बातें थी, मुख्य पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो तीन हैं। फर्स्ट है, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर in 1992 at the United Nations Conference on Environmental and Development UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil। एक ऐसी घोषणा की गई वहाँ पर 1992 में
जो अर्थ समिट हुआ था उसमें साइन किया गया वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, और ऐसी घोषणा की गई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ये एक यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट है जो कहाँ पर आयोजित किया गया, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील शहर। नेक्स्ट है कि इसका क्या एम था। एजेंडा 21 का जो एम था, उद्देश्य है, वो क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21 का जो एम था वो ये था कि इसे किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त किया जाए। नेक्स्ट है वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21। एजेंडा 21 का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, जो मुख्य उद्देश्य था, is that every local government should draw its own local agenda 21। उसमें ये निर्णय लिया गया कि हर एक लोकल गवर्नमेंट भी अपनी गवर्नमेंट के तहत एक प्रोग्राम की चलाएगी। उस प्रोग्राम का नाम होगा लोकल एजेंडा 21। ये 3 पॉइंट्स थे जो एजेंडा 21 के तहत थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एजेंडा 21 के बाद में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के तहत हम आगे जो बढ़ेंगे, अगला पॉइंट होगा वो होगा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और भी दूसरा अलग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग को हम देखेंगे, देयर आर सम रीजंस इन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज and there are some reasons which have acute shortage of some vital resources। रिसोर्स प्लानिंग में ये आता है कि जैसे कहीं पर तो किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पर हम देखेंगे कि कहीं पर तो किसी भी जरूरत आने वाला रिसोर्सेज कई मात्रा में है, लेकिन कहीं पर वही रिसोर्स बहुत उसकी शॉर्टेज है। अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लस माइनस होता है, अलग अलग जो है कम ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारे देश इंडिया के पर्पज से हम देखेंगे, विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जिसकी बात हम कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग में, तो हमारे देश के पर्पज से हम देखेंगे इंडिया के पर्पज से। इंडिया में हमारे यहाँ पर कई प्रकार की डाइवर्सिटीज़, मतलब कई प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कई प्रकार के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। अब रिसोर्स प्लानिंग को इंडिया के पर्पज से हम देखेंगे तो एक एग्जांपल लेकर के हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग रीजन में किस तरह से रिसोर्सेज की डाइवर्सिटीज़ हैं। एग्जांपल लेंगे हम, एक एग्जांपल है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कोल और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये एक एग्जांपल है रिसोर्स प्लानिंग के तहत हमारे इंडिया के पर्पज से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड इन तीनों स्टेट्स में कोल और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरह से तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर वाटर रिसोर्स ज़्यादा मात्रा में है, बट अरुणाचल प्रदेश में ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इस तरह का डेवलपमेंट जैसे रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, ये कम हुआ है। अरुणाचल प्रदेश क्योंकि माउंटेन रीजन होने की वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कम हुआ है। इसी के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों ही बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन राजस्थान में वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इसी तरीके से कई एग्जांपल्स हैं, हमने यहाँ पर 2-3 एग्जांपल लेकर के हम समझे हैं कि रिसोर्स प्लानिंग कैसी है। और इंडिया के पर्पज से हम देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में कोल मिनरल्स हैं, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स है बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
इसी तरीके से राजस्थान है, राजस्थान में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, बट वहाँ पर वाटर रिसोर्स की कमी है। इंडिया के पर्पज से ही अब हम इंडिया में किस तरह की रिसोर्स प्लानिंग है, तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट है टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अभी हमने प्लानिंग पढ़ी थी कि किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, और इंडिया के पर्पज से अब हम इसमें देखेंगे कि इंडिया ने अपनी प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग के तहत कितने कितने स्टेट्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहली चीज़ आती है रिसोर्स प्लानिंग में इंडिया में, उसको रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है कि रिसोर्स कहाँ पर है, किस रीजन में है। इट इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है रिसोर्स को, और कहाँ पर है वो, किस रीजन में है, उसको देखा जाता है। उसके बाद उसका सर्वे किया जाता है, उस रीजन का सर्वे किया जाता है, उसका मैप तैयार किया जाता है, और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कितनी मात्रा में है और किस क्वालिटी का रिसोर्स है, इसका एस्टिमेट लगाया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है कि वो रिसोर्स कितनी मात्रा में और किस स्थान पर है और किस तरह की उसकी क्वालिटी है। सेकंड आता है इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। सेकेंड स्टेप आती है इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग में, वो आती है कि प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्ट्रक्चर में क्या आता है, स्ट्रक्चर में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आती है फर्स्ट, सेकंड स्किल एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल सेटअप। एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, उसमें अच्छा स्किल यूज़ किया जाएगा, और ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाएगा जहाँ पर उस रिसोर्स को सेट रखा जा सके। अब फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, ताकि ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाता है जिससे कि उस रिसोर्स का डेवलपमेंट के प्लान में प्रयोग किया जा सके। थर्ड स्टेप आती है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। एक डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाता है, मैच किया जाता है उसको रिसोर्स से विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान में। तो थर्ड स्टेप में होता है कि एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है ओवरऑल इंडिया के पर्पज से। हम देखेंगे कि इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी के बाद, एक 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, और वो इसीलिए लॉन्च किया गया कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में की जाए। तो रिसोर्स प्लानिंग हमारे इंडिया में 3 स्टेप्स में उसको काम में लिया जाता है। फर्स्ट में आइडेंटिफिकेशन आएगा, सेकंड में उसका स्ट्रक्चर आएगा, और थर्ड में उसका डेवलपमेंट प्लान आएगा। इसी को ही हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से सीखेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उससे इजी रहेगा कि किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग हमारे इंडिया में की जाती है। फर्स्ट स्टेप आएगी उसकी आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप आएगी स्ट्रक्चर, और थर्ड स्टेप आएगी उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। इसमें हम देखेंगे एक फ्लो चार्ट के तहत हम देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसी है। इसमें फर्स्ट स्टेप में है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में 3 चीज़ें आती है, मैपिंग, मैप तैयार किया जाता है, सर्वेइंग, उसका सर्वे किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसका एस्टीमेट लगाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा मैपिंग, सर्वे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ये चारों चीजें आ जाएगी आइडेंटिफिकेशन में। सेकेंड इसका पॉइंट आता है, सेकेंड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी 2-3 चीजें हैं,
स्ट्रक्चर में पहली चीज आती है टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज स्किल, थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल सेटअप, स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, सेकंड स्किल, अच्छा स्किल यूज किया जाता है, थर्ड इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट आएगा, थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान हमारे इंडिया के प्लानिंग के पर्पज से देखेंगे, वो है 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लानिंग एक ऐसा डेवलपमेंट प्लान है जिसके तहत रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में की गई है। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में फर्स्ट स्टेप आती है आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये हो गया रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।